हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के बारे में। शॉर्ट टर्म पैटर्न्स के अंदर गैप्स, कैंडलस्टिक, बार चार्ट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देने की अपार्ट फ्रॉम द थ्योरेटिकल नॉलेज विच यू गेट बाय रीडिंग बुक। और इस वीडियो में भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, पर उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताऊंगा। अगर मैं आपको कोई कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा हूं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है, गैप्स को कैसे ट्रेड करते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें सीएमटी एग्जाम की, तो सीएमटी एग्जाम में भी जो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स है ना, उस पर बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि 95% ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो कैंडलस्टिक, गैप्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मेरी ऐसी होप है कि भाई आप लोगों को ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आती होंगी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर बहुत अच्छे से आती हैं ये सारी चीज़ें, सो इस वीडियो को आप एक रिवीजन वीडियो की तरह देखिए। और अगर नहीं आता है आपको ये सब, तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये शॉर्ट टर्म पैटर्न क्या होता है। ये जो कैंडल स्टिक है, ये गैप है, ये बार चार्ट्स हैं, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म पैटर्न क्यों बोल रहे हैं, इस चीज को हम समझते हैं। चलिए इसके लिए हम चार्ट्स पे चलते हैं। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक कैंडल है ना, ये एक दिन के टाइम ड्यूरेशन पे बनी है। तो मुझे सबसे पहले ये फुल स्क्रीन व्यू हटाने दीजिए। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसको हम शॉर्ट टर्म पैटर्न क्यों बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वन डे चार्टिंग का यूज किया है, राइट। ये वन डे चार्टिंग है, और यहाँ पे जो एक कैंडल है ना, ये मेरे को एक दिन का डेटा बता रही है। मतलब एक दिन के अंदर क्या गतिविधि हुई, क्या एक्टिविटी हुई, उसके बारे में हमें ये एक कैंडल बता रही है। तो इसी वजह से हम लोग इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म पैटर्न। लेकिन अब अगर ये शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म क्या है, चलिए इसको समझते हैं। सो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ चार्ट को और कुछ लॉन्ग टर्म पैटर्न्स वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। यहाँ से ये मैंने हायर पॉइंट्स को कुछ ज्वाइन किया और ये एक ट्रेंड लाइन बनाई, और यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे ये जो मैंने पैटर्न बनाया, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कैंडल्स आ गई, राइट। कितनी सारी कैंडल्स आ गई और कितना बड़ा पैटर्न ये मेरा बन गया। अक्टूबर से लेके दिसंबर, मतलब 3 महीने मैंने कवर कर लिए इस एक पैटर्न में, राइट। सो ये था हमारा लॉन्ग टर्म पैटर्न। इसको हम चैनल बोलेंगे दोस्तों, और ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो शॉर्ट टर्म पैटर्न है ना, उसमें सिर्फ एक ही कैंडल लगी हमारी। मतलब ये जो रेड कैंडल थी ना, ये एक सिंगल कैंडल थी जिसने हमें बता दिया कि भाई क्या गतिविधि हुई एक दिन के अंदर। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैटर्न मुझे ड्रॉ करने के लिए 2-3 मंथ्स का डेटा लगा। सो इसी वजह से हम लोग इसको शॉर्ट टर्म पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में बता रहा है कि भाई मार्केट में हुआ क्या है। पैटर्न हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो शॉर्ट टर्म पैटर्न है वो हमें कम समय में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दैट्स वाई वी से शॉर्ट टर्म पैटर्न्स। अब अगर मैं यहाँ से डेली से 5 मिनट पे भी स्विच करूंगा ना, तो 5 मिनट का एक कैंडल मुझे इंफॉर्मेशन देगा। अगर वन डे पे जाऊंगा तो मुझे एक दिन की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और बार चार्ट्स जो होते हैं उसमें भी यही सेम चीज़ है, जो गैप्स हैं वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इसी वजह से हम सबको शॉर्ट टर्म पैटर्न ही बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, बहुत सिंपल चीज़ थी। अब बात करते हैं कि गैप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम गैप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो गैप्स दोस्तों क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। प्राइस चार्ट्स ऑफन हैव ब्लैंक स्पेसेस। ऐसे चार्ट्स जहां पे ब्लैंक स्पेसेस हो उनको बोला जाता है गैप। तो गैप बेसिकली एक ऐसा ब्लैंक स्पेस है जो कि चार्ट के अंदर है, और जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है ऐसा समय when no shares were traded within a particular price range। मतलब एक ऐसी प्राइस रेंज हमें दर्शा रहा है गैप, जहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है। सो इस चीज को समझते हैं हम एकदम प्रैक्टिकली। और अगर गैप्स को आपको समझना है तो आई थिंक यस बैंक से अच्छा कोई भी स्टॉक हो नहीं सकता। सो लेट्स गो टू यस बैंक। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफ़ी गैप्स बनते हैं, इसी वजह से हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मुझे जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। यहाँ पे मुझे एक गैप मिल गया है दोस्तों। सो मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये एक ऐसा प्राइस जोन है
जहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो इसी वजह से हम लोग बोल देंगे कि यार ये एक गैप है, राइट। सो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी गैप की। गैप एक ऐसा जोन है जहाँ पे कोई भी प्राइस ट्रेडिंग नहीं हुई है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, उसको हम बोलेंगे गैप। अब यहाँ पे एक और गैप मुझे मिल गया, ये एक बहुत छोटा सा गैप था, ये भी एक गैप है। सो गैप बेसिकली एक ऐसा प्राइस पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं हुई है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम ये बात करते हैं कि गैप्स को कहाँ ढूंढे और ये गैप्स क्यों बनते हैं मार्केट के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही जानना है कि यार ये गैप्स क्यों बनते हैं मार्केट के अंदर। अब कहाँ बनते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, चार्ट्स में मैंने आपको दिखा दिया कि ये कहाँ बनते हैं। ये आप देख सकते हैं कैंडल्स के बीच में बनते हैं कहीं कहीं, लेकिन क्यों बनते हैं इसका डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दोस्तों गैप्स इसलिए बनते हैं क्योंकि जो मार्केट है ना हमारा, वो सुबह 9:30 बजे खुलता है, 9:15 पे ओपन होता है और दोपहर में 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, राइट। सो मार्केट रोज रोज नहीं खुलता, 24 घंटे खुला हुआ नहीं रहता, इसी वजह से ये गैप्स बनते हैं। अब जब अगले दिन मार्केट खुलता है तो सेंटिमेंट कुछ और होता है मार्केट के अंदर। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले गैप को, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। तो अगर मैं इस गैप की बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि एक दिन के अंदर जो सेंटिमेंट है ना इन्वेस्टर्स का स्टॉक के प्रति, वो बदल गया हो। तो जैसे ही सेंटिमेंट बदला, प्राइस ऊपर की तरफ खुला और ये एक गैप क्रिएट हो गया। अब कहाँ पे गैप्स नहीं बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ पे गैप्स बनते हैं आई होप वो आपको समझ में आया होगा। जब भी मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी रुकती है और उसके बाद स्टार्ट होती है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में कभी कभी आपके गैप्स बन जाते हैं। अब कहाँ गैप्स नहीं बनते कौन से मार्केट्स में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम जैसे मार्केट्स की, जिसको हम क्रिप्टो मार्केट बोलते हैं। तो अगर मैं क्रिप्टो के किसी भी चार्ट को लगाता हूँ आपके सामने, मैं ले लेता हूँ BTC USD, ये बेस्ट स्टैम्प करके एक एक्सचेंज है जिसका चार्ट है ये। तो अगर हम लोग इसका चार्ट खोलेंगे ना अभी, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गैप आपको नहीं मिलेंगे। आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन आपको एक भी गैप नहीं मिलेगा। ऐसा इसीलिए चूंकि ये एक 24 आवर मार्केट है, मतलब 24 घंटे खुला रहता है, कभी मार्केट बंद नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको गैप्स नहीं मिलेंगे। तो गैप्स आपको वही जगह मिलेंगे जहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना वो कभी बंद होती है, कभी खुलती है। और आई होप ये वाला कंसेप्ट जो है ना वो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं वापस से यस बैंक के चार्ट पे आ जाता हूँ और हम लोग चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अब बात करते हैं कि ये मेजर टाइप ऑफ गैप्स क्या होता है। सो बेसिकली दोस्तों कॉमन गैप, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप और एग्जॉशन गैप, ये 4 टाइप के गैप्स होते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और मोस्ट ऑफ दी बुक्स में आपको इन्हीं गैप्स के बारे में डिस्कशन मिलेगा। कुछ लोग इनके नाम बदल देते हैं, उल्टे सीधे नाम रख देते हैं, लाइक फेड अवे गैप, और बहुत सारे नाम रखे हुए हैं इन गैप्स के। लेकिन जो हमारी बुक्स हैं उनके हिसाब से 4 टाइप के गैप्स ही होते हैं और जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉमन गैप्स की। कॉमन गैप्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। It is sometimes referred to as a trading gap or an area gap. The common gap is usually uneventful. Uneventful का मतलब क्या हुआ कि भैया कोई इवेंट नहीं हुआ है, ये ऐसे ही अकर हो जाते हैं, मतलब कहीं भी कभी भी अकर हो जाते हैं, कोई इवेंट नहीं हुआ होता और ऐसे कॉमनली अकर हो जाते हैं। इसी वजह से इनका नाम है कॉमन गैप। अब इसका हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। सो यहाँ पे हमने यस बैंक का स्टॉक खोल लिया और हम लोगों ने कुछ प्राइस पॉइंट्स को ड्रॉ किया था, कुछ गैप्स को ढूंढा था, उनकी तरफ एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो गैप है ना वो बहुत कॉमनली अकर हो गया, मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी, फिर भी ये गैप एक बन गया। एक दूसरे गैप को देखिए आप, यहाँ पे भी ये दूसरा गैप ऐसे ही बन गया, कोई भी न्यूज़ नहीं थी, कोई भी रीज़न नहीं था। ये तीसरा गैप भी हमारा ऐसे ही बन गया। तो गैप जो होते हैं, मतलब जो कॉमन गैप्स होते हैं ना, वो कहीं भी बन जाते हैं, कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती इसको, राइट। आई होप ये कॉमन गैप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के गैप्स की। ये एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जो कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड में लगाया हुआ है। कॉमन गैप्स आर वेरी कॉमन, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉमन गैप्स, राइट। अब हम बात करते हैं ब्रेक अवे गैप्स की। ब्रेक अवे गैप्स है ना वो बहुत एक्साइटिंग होते हैं। क्यों होते हैं एक्साइटिंग, इसको हम समझते हैं। These occur when the price action is breaking out of a trading range or congestion area. It signifies trend change. अब जो ब्रेक अवे गैप्स होते हैं ना, ये इस वक्त अकर होते हैं जब
बहुत बड़ा कंजेशन एरिया हो या जो स्टॉक है ना वो बहुत बड़ी ट्रेडिंग रेंज में हो, और जब भी ये ट्रेडिंग रेंज टूटती है ना उस समय हम बोलते हैं यार कि देखो ब्रेक अवे गैप आ गया, राइट। सो जब जहां पे भी आपको ट्रेडिंग रेंज मिल रही है और फिर जब वो ट्रेडिंग रेंज गैप से टूटती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये ब्रेक अवे गैप है। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस स्टॉक का नाम है एम्बैक फाइनेंशियल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टॉक है, यूएस की कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट बहुत ही पुराना है, लेकिन आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ना ये असेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न बना, और ये पैटर्न है ना एक बेसिकली कंसोलिडेशन को शो कर रहा है। जब भी कोई असेंडिंग ट्रायंगल या कोई भी पैटर्न बनता है लाइक फ्लैग, पैनल, चैनल, तो ये सारे पैटर्न्स हमें कंसोलिडेशन बताते हैं। और जब भी ये कंसोलिडेशन रेंज टूटती है ना तो ये ट्रेंड बदल जाता है। पहले का जो ट्रेंड था वो साइडवेज था, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया तो जो ट्रेंड है ना वो अपवर्ड हो गया, राइट। इसी वजह से हम लोगों ने इसको ब्रेक अवे गैप बोल दिया और यहाँ पे ट्रेंड बदला, राइट। सो इट सिग्निफाइज यू ट्रेंड चेंज। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। वापस से चलते हैं हमारे निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 में ढूंढने की कोशिश करते हैं इस ब्रेक अवे गैप को। सो निफ्टी 50 जो है वो एक इंडेक्स है। और दोस्तों अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को, तो आई थिंक आपको ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है और मैं तो रेकमेंड करता हूँ सभी लोगों को कि आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करें, ताकि जो अपनी ट्रेडिंग है ना उसको आप सुधार पाएँ सही तरीके से। सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आई थिंक मुझे मिल गया है यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है ना मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। भले ही जो गैप है वो काफ़ी छोटा है पर आई थिंक इट सर्व्स द पर्पस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा हमारा कंसोलिडेशन जोन बना, राइट। ये छोटा सा हमारा कंसोलिडेशन जोन बना और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आया, राइट। इस कैंडल पे एक हमारा ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ, राइट। और ये गैप क्रिएट होने के बाद जो मार्केट है ना वो ऊपर की तरफ जाने लगा। सो अब हम बात करते हैं कि यार ये अब गैप तो हमें मिल गया, मतलब उसके बाद स्टॉक ऊपर भी चला गया, लेकिन इसको ट्रेड कैसे किया जाए इसके बारे में भी तो हमें समझ होनी चाहिए ना, राइट। सो इसको ट्रेड कैसे किया जाता है उसकी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक समझा देता हूँ। अभी आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक अवे गैप क्या होता है, कैसे हुआ। अब यहाँ पे स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, फिर एक ब्रेकआउट आया, रेंज टूटी, उसके बाद एक गैप बना और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। ये एक सिंपल सी सिचुएशन है। अब यहाँ पे हम ट्रेड कहाँ पे लें वो चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं ताकि ये गैप आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए। सो ये गैप है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल जो है वो आपको बनती हुई दिखी और यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी ना आप सोचोगे यार कि मैं बाय कर लेता हूँ, राइट। सो आप इसी लेवल के आसपास कहीं बाय करोगे, सभी लोग ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे जब आप बाय करोगे तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है रिस्क को डिफाइन करना। सो रिस्क कहाँ पे आप ले सकते हो, कौन सा लेवल होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस का। तो मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए ये। अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो लेवल है ना ये आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस लेवल। आपकी एंट्री होगी समवेयर एट दिस लेवल, राइट। तो ये होगी आपकी एंट्री और यहाँ पे होगा आपका स्टॉप लॉस। तो इतना बड़ा ये जो है ना ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अब मैंने ये पॉइंट ही क्यों चुना है एज अ स्टॉप लॉस ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों ये जो गैप है ना बहुत छोटा था और अगर स्टॉक इस प्राइस के नीचे आ जाता ना तो ये गैप भर जाता, राइट। लेकिन इस केस में जो गैप है ना वो भरा नहीं है, इस केस में स्टॉक ऊपर गया है। तो अगर गैप भर गया तो मतलब जो गैप है ना वो फेक था और इफेक्टिव नहीं था। वो गैप हमें हमेशा ट्रेंड के चेंज को बताता है और यहाँ पे जो ब्रेक अवे गैप हुआ ना उससे हमें समझ में आया कि यार देखो ट्रेंड तो बदल गया है। तो अगर हम सही हैं हमारे डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब अगर हमारा एनालिसिस सही है तो स्टॉक जो है वो ऊपर ही जाना चाहिए, फिर नीचे तो आएगा नहीं। अगर गैप भर गया तो हमारा जो ट्रेड लेने का रीजन है वो गायब हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसी वजह से गैप्स के नीचे का जो लेवल है ना वो हमें लेना चाहिए हमेशा एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन कुछ केसेस में गैप बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जिस कैंडल पे गैप बना है ना, जैसे कि ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे गैप बना है,
तो उस कैंडल के नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो दो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, या तो गैप के नीचे आप स्टॉप लॉस रख लो, या गैप के ऊपर जो फर्स्ट कैंडल बनी है उसके ऊपर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो डिपेंड करेगा गैप के ऊपर। गैप कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी आपकी स्ट्रैटेजी। और टारगेट आप रख सकते हो अपना रिस्क का 3 टाइम। अभी तो आप देख सकते हो कि इस वाले केस में कैसे निफ्टी 50 एकदम ऊपर जाते ही गया। अब हम लोग बात करते हैं वापस से दूसरे टाइप के गैप्स की। अब ब्रेकअवे गैप के बाद आता है हमारा एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप वो गैप्स होते हैं जो कि ट्रेंड के खत्म होने के पास अकर होते हैं, और ये जो है ना ये पहले सिग्नल होते हैं ट्रेंड के खत्म होने के। सो बेसिकली एग्जॉशन गैप वो गैप हो गया जो कि भर जाता है, मतलब गैप क्रिएट हुआ उसके थोड़े ही टाइम बाद भर गया। तो अब ये कैसे दिखते हैं ये मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले ये प्रेजेंटेशन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये डेल्टा एयरलाइंस का स्टॉक है, और एग्जॉशन गैप में आप जैसा देख सकते हैं एकदम टॉप पे बना ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा गैप बना, उसके बाद स्टॉक ने फटाक से इस गैप को आगे चल के भर दिया। तो इसी वजह से हमने इसका नाम रख दिया एग्जॉशन गैप, राइट। सो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई, और वॉल्यूम इंक्रीज हुई मतलब टॉप बना दिया है यहाँ पे। सो ये तो एक थ्योरेटिकल एग्जांपल था, अब हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो वापस से चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और मैं आपको वापस से वो ब्रेकअवे वाले एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था अपना ब्रेकअवे गैप, है ना, और इसके बाद जो मार्केट है वो ऊपर जाता गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, एक छोटा सा आपका ट्राइंगल या रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न इसने क्रिएट किया। सो मैं इसको एक ट्राइंगल पैटर्न ही मानूंगा। यहाँ पे एक और इसने अपना असेंडिंग ट्राइंगल जो है वो क्रिएट किया, राइट। सो असेंडिंग ट्राइंगल जैसे ही क्रिएट हुआ एक ब्रेकआउट आया, है ना। जब ब्रेकआउट आया तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट आने के बाद गैप्स क्रिएट हुए। ये एक गैप हमारा बना, ये एक दूसरा गैप बना, ये एक तीसरा गैप बना, 3 गैप लगातार बने, राइट। ये 3 गैप हमारे लगातार बने, लेकिन ये 3 गैप्स बनने के बाद जो है वो मार्केट नीचे जाता गया और तीनों गैप्स को भर दिया। तो इस चीज को हम बोलेंगे एग्जॉशन गैप्स। एग्जॉशन गैप इसलिए बोला हमने क्योंकि जो ट्रेंड है ना वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब थक चुका है। तो जब भी ट्रेंड जो है वो थक जाएगा तो क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई, ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ था, एकदम टॉप पे बने ये गैप्स, और उसके बाद जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो गया, और ये जो गैप्स हैं वो भर गए इन द सब्सिक्वेंट कैंडल्स। सो इसी वजह से हमने इसको एग्जॉशन गैप्स बोला। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं रनअवे गैप्स की। तो रनअवे गैप्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो ऐसे गैप्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है स्टॉक के अंदर, और ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को बताते हैं। अब मान लीजिए कि स्टॉक का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप है, राइट, और अप ट्रेंड में ही आपको गैप मिल जाए अप वाली डायरेक्शन में, तो जो प्रीवियस ट्रेंड था वो भी अप है, और जो गैप होने के बाद वाला जो ट्रेंड था वो भी अप है। तो जो प्रीवियस ट्रेंड और करंट ट्रेंड है ना वो इसमें मैच करते हैं। ब्रेक अवे गैप में ऐसा नहीं होता, लेकिन रन अवे गैप में ऐसा ही होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रन अवे गैप का एग्जांपल फोर्ड मोटर कंपनी है, NYSE, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रीवियस ट्रेंड था ना वो अप था, राइट। जो गैप के पहले वाला ट्रेंड था वो अप था। अब जैसे ही गैप क्रिएट हुआ उसके बाद का भी जो ट्रेंड ना वो अप है, तो यहाँ प्रीवियस ट्रेंड भी अप है, और जो गैप के बाद जो ट्रेंड बना वो भी अप है। तो ये होता है हमारा रन अवे गैप। और जो ब्रेक अवे गैप होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेक अवे जो गैप था उसमें पहले कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन मतलब साइडवेज ट्रेंड था, तो यहाँ साइडवेज से अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ ब्रेक अवे गैप में। लेकिन जो हमारा रन अवे गैप है वहां पे ऐसा नहीं हुआ, वहां पे जो प्रीवियस ट्रेंड था वो भी अप है, जो अभी वाला जो ट्रेंड है करंट ट्रेंड वो भी अप है। इसको भी हम एकदम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, समझते हैं इसको भी अच्छे से। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और मैं लगाता हूँ एक्रेसिल नाम का स्टॉक। सो एक्रेसिल एक स्टॉक है, तो स्टॉक कैटेगरी में हमें इसको सर्च करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मैं वो अपॉर्चुनिटी को देख पाऊँ। आई थिंक मुझे यहाँ पे BSE वाला स्टॉक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि BSE में एक्रेसिल का स्टॉक काफ़ी समय से लिस्टेड है, और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैंने पर्सनली भी इन्वेस्ट किया था,
और मैंने इस कुछ लेवल पे लगाया था 180 के लेवल पे, और ये गैप मैंने लाइव होते हुए देखा था, तो इसी वजह से मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। सो अब समझते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस ट्रेंड था ना वो अप है। अब ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? हायर हाईज हायर लोस। तो ये हायर हाईज हायर लोस बन रहे थे, है ना। अब यहाँ पे ये जो हायर हाई हायर लोस बने, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो अप है। अब यहाँ पे गैप्स बनना चालू हुए, आप देख सकते हैं ये गैप्स बनना चालू हुए, और यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो उस समय एएसएम और जीएसएम लिस्ट में था। एएसएम लिस्ट में था ये स्टॉक, तो बेसिकली यहाँ पे सर्किट्स लगते गए, एकदम से 20% ऊपर की तरफ नहीं गया ये, लेकिन गैप्स बने यहाँ पे, मतलब ट्रेडिंग नहीं हुई। और ये वाला जो एरिया है ना ये वॉइड है ना, ये वाला जो एरिया है ये वॉइड है, यहाँ पे आपकी कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई, और जो प्रीवियस ट्रेंड था वो भी अप है। अब ये जो गैप्स बने उसके बाद का हम ट्रेंड देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रेंड जो है इसके बाद भी ऊपर जाते ही गया जाते ही गया। तो ये होता है हमारा रनवे गैप, जहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड भी अप था, फिर एक गैप बना, गैप बनने के बाद का जो ट्रेंड है वो भी अप है। तो जो रनवे गैप है हमारे, वो बताते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन को। और ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आई थिंक इससे आपको समझ में आएगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको हर एक टाइप के गैप के कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगे, और उसके बाद अगर आप बुक पढ़ोगे अपनी, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप छोटे छोटे पॉइंट्स को भी पकड़ पाओगे, जैसे कि वॉल्यूम कितनी हाई होनी चाहिए, कितनी लो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का भी आप सिग्निफिकेंस समझ पाओगे। अब बात करते हैं हम लोग स्पाइक की। स्पाइक क्या होती है, या ये जो वाइड रेंज और लार्ज रेंज बार होती है, इसका क्या मतलब होता है, क्या होती है ये मार्केट के अंदर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो वापस से चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और मैं ये पूरी ड्राइंग हटा देता हूँ सबसे पहले, और इसके लिए आई थिंक दूसरा एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा जो कि ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को समझाता हो। सो यस बैंक के एग्जांपल में चलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है। तो चार्ट यहाँ पे लोड हो गया है। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये एक स्पाइक क्या होती है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपको स्पाइक का मीनिंग समझाने के लिए। तो स्पाइक बेसिकली दोस्तों एक ऐसी कैंडल है जो कि बहुत ही बड़ी है, मतलब लंबी कैंडल है, वाइड रेंज वाली कैंडल है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो अभी आप अगर ये छोटी छोटी रेड कैंडल्स को देखेंगे ना, तो इसकी जो रेंज है वो बहुत ही छोटी थी, है ना, इसकी रेंज काफ़ी छोटी है। लेकिन ये वाली जो ग्रीन कैंडल आप देखेंगे ना, इसकी रेंज आप देखो कितनी बड़ी रेंज है ये, तो नॉर्मल कैंडल से बहुत बड़ी रेंज है ये। तो इसको हम बोलेंगे वाइड रेंज कैंडल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन जो स्पाइक होती है ना, वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब जो स्पाइक है उसमें कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है एक नॉर्मल कैंडल से, तो ये एक वाइड रेंज कैंडल है, लेकिन ये एक स्पाइक नहीं है। जो स्पाइक कैंडल होती है वो एक वाइड रेंज कैंडल हो सकती है, लेकिन हर वाइड रेंज कैंडल जो है वो स्पाइक नहीं होती। अब इससे मैंने क्या बोल दिया ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो यस बैंक का स्कैम है वो हुआ था अराउंड 2018 में। सो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना दोस्तों, ये है मेरे ख्याल से एक स्पाइक कैंडल, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो छोटी छोटी कैंडल से बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब जो एक एवरेज कैंडल है ना, उसकी लेंथ को अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट डिफरेंस है। और ये स्पाइक को भी हम एक वाइड रेंज कैंडल बोलेंगे, लेकिन वाइड रेंज कैंडल आपको ईजिली मिल जाएंगी, पर स्पाइक वाली कैंडल जो है ना वो आपको ईजिली नहीं मिलेंगी। तो आई होप ये स्पाइक और वाइड रेंज कैंडल के बीच का छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और ये एक बहुत ही बड़ी स्पाइक वाली कैंडल थी, और इसके बाद आप देख सकते हैं कैसे मार्केट नीचे की तरफ गिरा। आई होप आपको ये स्पाइक और वाइड रेंज वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डेड कैट बाउंस की, जिसको हम डीसीबी भी बोलते हैं। और ये जो डेड कैट बाउंस है ना दोस्तों, इसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही शानदार चीज़ है ये, अगर आप ये कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब डेड कैट बाउंस जो है ना, एक ग्रेसलेस टर्म है। ग्रेस का मतलब होता है दया। तो एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई भी दया नहीं है, और ये तब बनती है जब एक फेल्ड रैली होती है आफ्टर अ शार्प डिक्लाइन। तो पहले बहुत ही ज़्यादा शार्प डिक्लाइन होता है, और उसके बाद एक रैली होती है। रैली मतलब प्राइस थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है, और फिर वापस से प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब ये मैंने जो थ्योरेटिकली आपको बोल दिया, हो सकता है उससे समझ में ना आया हो, लेकिन हम इसको लाइव देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपको समझ में आए।
अब ये जो DCB है ना, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल पैटर्न है और बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड ब्रेकअवे गैप के बाद बनता है और इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है, राइट। एक ब्रेकअवे गैप बनता है यहाँ पे या ब्रेकअवे स्पाइक बनेगी, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है इसको। हम लोग अभी इसका लाइव एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। सो वापस से चलते हैं हमारे यस बैंक स्टॉक की तरफ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थोड़ी सी ड्राइंग हटा देता हूँ। ये बात है दोस्तों 2018 की, और अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा सिमुलेशन बनाने की कोशिश करूँगा। एक बार रिप्ले हम लोग करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पोजीशन यस बैंक में थी उस समय जब इसमें स्कैम वाली न्यूज़ आई थी। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, 2018 में यस बैंक में एक स्कैम हुआ था और जो यस बैंक के प्रमोटर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा एक घोटाला कर दिया था, जिसकी वजह से जो यस बैंक है ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था क्योंकि मैंने इसके चार्ट्स वगैरह पढ़े थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हो सकता है इसमें मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था और यही ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ करके इसमें पैसे लगाए थे। अब जो मेरी बाइंग प्राइस थी वो समवेयर अराउंड 336 रुपीज़ के आसपास थी। इस प्राइस लेवल पे मैंने कहीं इसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करूँगा, पर यहाँ पे ब्रेकआउट आया मार्केट के अंदर और मैंने स्टॉक को होल्ड किया और मैंने अपना स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, राइट। अब स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो उसके बाद आप देख सकते हो क्या हालत हो गई स्टॉक की। यहाँ पे स्टॉक जो है उसने एक गैप दिया, राइट। ये वाला जो गैप है उसने क्रिएट किया। जो स्टॉक 330 रुपीज़ के आसपास था उसकी वैल्यू गिर के हो गई 198 रुपीज़। और यहाँ पे ये जो गैप बनाना दोस्तों, इसको हम बोलेंगे ब्रेक अवे गैप। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड था वो हमारा था अप, जैसे ही ये गैप बना जो ट्रेंड हो गया, जो ट्रेंड मतलब बदला वो हो गया हमारा डाउन। तो पहले का ट्रेंड था हमारा अप, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया जो ट्रेंड था वो हो गया हमारा डाउन, राइट। सो यहाँ पे ट्रेंड बदला। अब हम थोड़ा सा स्लो करके देखते हैं कि भाई हुआ क्या एक्चुअल में। तो वापस से मैं रिप्ले चला देता हूँ ये, ताकि आपको समझ में आए। तो जैसा कि हम लोगों ने डेड कैट बाउंस में डिस्कस किया था, तो सबसे पहले क्या होता है, एक ऐसा अपना गैप बनता है और फिर मार्केट जो है ना वो कंसोलिडेट होना शुरू करता है, फिर एक रैली आती है। मैं थोड़ा डेफिनेशन ही आपको बता देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इट इज रिकग्नाइज्ड बिकॉज इट हैपेंस आफ्टर अ लार्ज डाउनवर्ड ब्रेकअवे गैप। यहाँ पे ब्रेकअवे गैप बन गया, ठीक है। और ब्रेकअवे गैप बनने के बाद एक बहुत शार्प रैली आती है, राइट। लेकिन वो फेल हो जाती है रैली। अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे स्टॉक गिरा ना, तो बहुत टाइम तक स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। तो बहुत इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा था कि यार ये है ना वापस से 300-400 वाले लेवल पे आ जाएगा। तो स्टॉक घूमता रहा लेवल्स के ऊपर और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार हो सकता है बढ़ जाए ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप देख सकते हो कि ये जो रैली हुई ना, इसके बाद स्टॉक जो है वो नीचे जाना उसने स्टार्ट कर दिया, राइट। और फिर नीचे जाते ही गया। तो जो 330 रुपीज़ का स्टॉक था वो अब 50 रुपीज़ के लेवल के आसपास आ गया। सो इसको हम बोलते हैं डेड कैट बाउंस। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको प्रैक्टिकली चला के दिखा दिया, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वापस से एक बार आपको समझा देता हूँ क्या था सीन पूरा। जो प्रीवियस ट्रेंड था वो था अप, फिर एक ब्रेकअवे गैप बना, तो जो ट्रेंड था वो बदल के हो गया डाउन। फिर उसके बाद एक छोटी सी रैली आई, फेल हो गई वो रैली, पर एक रैली आई। लोगों को ऐसा लगा कि यार हो सकता है स्टॉक जो है वो वापस से ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फेल्ड रैली के बाद स्टॉक वापस से गिरना शुरू हुआ और गिरते ही गया। अभी का जो इसका करंट का प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अभी जो दोस्तों इसका करंट प्राइस है ना वो 13.55 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही कम है। 330 से डायरेक्ट 13.55 रुपीज़ पे आ गया है। और ये एक बहुत बड़ी सीख दी है इस स्टॉक ने मुझे। मैं बहुत ज़्यादा इसमें लॉस किया था मैंने, और उसके बाद से मैंने हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो किया है जब भी मैंने किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन बनाई है। तो डेड कैट बाउंस का कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट्स के बारे में। स्पाइक्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, फिर भी आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। स्पाइक्स आर सिमिलर टू गैप्स except that the empty space associated with a gap is a solid line। तो
अब ये स्पाइक है ना, इसका एक और हम मतलब निकाल सकते हैं। मैंने आपको स्पाइक कैंडल के बारे में बताया था। स्पाइक कैंडल बहुत बड़ी कैंडल होती है, वाइड रेंज बार से भी बड़ी कैंडल होती है। लेकिन जिन मार्केट्स में गैप होते ही नहीं है, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है वो 24 घंटे खुला रहता है, करेंसी के मार्केट 24 घंटे खुले रहते हैं, तो वहां पे गैप जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन वहां पे स्पाइक होती है जो कि गैप जैसी चीज को दर्शाती है। अब इस चीज को हम वापस से चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं, राइट। सो मैं वापस से कोई अच्छे से क्रिप्टो की चार्ट लगा लेता हूँ। ETH USD क्रिप्टो में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने खोल लिया है इसको। तो यहाँ पे तो स्पाइक्स बहुत कॉमन है। अभी ये वाला जो रेड कैंडल है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक स्पाइक कैंडल है। अगर मार्केट बंद होता उसके बाद खुला होता तो इस टाइप का एक्शन आपको देखने को मिल जाता। और ऐसी बहुत सारी स्पाइक्स आपको क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल जाएंगी। अगर आप कोई अपनी जो नॉर्मल करेंसीज होती हैं जिससे हम चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे कि USD EUR, तो ये US डॉलर और यूरो का पेयर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक बहुत ही तगड़ी स्पाइक बनी है, और ये है वो स्पाइक। तो बेसिकली जो करेंसी का मार्केट है वो भी 24 घंटे खुला रहता है, राइट। ये भी एक स्पाइक है। तो जो गैप्स है ना, उसको ये दर्शा रही है ये स्पाइक। आई होप ये वाला मीनिंग आपको स्पाइक का समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आइलैंड रिवर्सल के बारे में। ये आइलैंड रिवर्सल क्या होता है, इसको समझते हैं। तो आइलैंड रिवर्सल जो है ना, वो एक टॉप पे अकर हो सकता है या एक बॉटम पे अकर हो सकता है, और ये अकर होते हैं आफ्टर अ रिलेटिवली लेंदी ट्रेंड। और ये कैसे दिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एक चीज बस आप और ध्यान रखिए कि इसमें दो गैप्स की जरूरत होती है एक सेम प्राइस के लेवल पे। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेयरिश आइलैंड रिवर्सल का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले एक गैप अकर हुआ है ना, ये वाला गैप अकर हुआ। इसके बाद जो स्टॉक है वो थोड़ा सा ऊपर जाने लगा। उसके बाद एक और गैप अकर हुआ, फिर स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिर गया। तो जो गैप अकर हुआ ना, दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे एक गैप ये अकर हुआ हमारा अप ट्रेंड में, और एक गैप हमारा अकर हुआ डाउन ट्रेंड में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गैप है ना, ये सेम लेवल पे क्रिएट हुआ, और इसके ऊपर थोड़ी सी प्राइस एक्टिविटी हुई, और इसके बाद स्टॉक वापस से नीचे जाने लगा। तो यहाँ पे हम इसको आइलैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बाकी का प्राइस एक्शन है ना, ये उससे थोड़ा सा अलग है। जो हमारे आइलैंड होते हैं, जो आपने मैप्स पे देखे होंगे, तो जो आइलैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं होते। और यहाँ पे हम इसको आइलैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बाकी के प्राइस एक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे गैप उस अलग चीज को दर्शा रहा है। मतलब क्यों है अलग, क्योंकि गैप्स हैं यहाँ पे, और इसलिए हमने इसको आइलैंड रिवर्सल बोला। और यहाँ पे बियरिश सिग्नल इसलिए है क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, और यहाँ पे बुलिश आइलैंड रिवर्सल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बार चार्ट्स की, जो कि अगेन एक शॉर्ट टर्म पैटर्न का पार्ट है। अब ये बार चार्ट्स क्या होते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, बार चार्ट्स को इस टाइप पे दिखते हैं। अभी मैं इसको थियोरेटिकली समझाने से पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे आप इसको कैसे देख सकते हो। सो ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे जैसे ही आपको एक कैंडल वाला ऑप्शन मिलेगा ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और कैंडल के ऊपर एक बार्स करके ऑप्शन होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये बार्स पे क्लिक करोगे ना, ये इस टाइप के बार्स खुल के आ जाएंगे। और ये बार चार्ट्स होते हैं ना, ये बहुत सिमिलर होते हैं कैंडल स्टिक चार्टिंग के। कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा, पर जो बार चार्ट्स होते हैं वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ चार्टिंग है। इसके जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े से अलग हैं कैंडल स्टिक से, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार चार्ट का, है ना। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, जो कि आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, ये दर्शाती है हाई और लो को। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है वो हमें दर्शाएगा हाई को, नीचे वाला पॉइंट दर्शाएगा लो को। और जो राइट हैंड साइड पे ये जो ऐसी डंडी टाइप की निकली हुई है ना हॉरिजॉन्टली, ये दर्शाएगा हमें क्लोज। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे हॉरिजॉन्टल डंडी निकली हुई है, ये दर्शाएगा हमें ओपन। तो सबसे पहले हमारा ओपन प्राइस बनेगा, फिर हाई लो वाले प्राइस बनेंगे, और लास्ट में हमारा ये क्लोज प्राइस बनेगा, है ना। तो इस टाइप से दिखता है एक हमारा पैटर्न, एक बार चार्ट का पैटर्न। और ये तो था हमारा बुलिश वाला पार्ट, राइट। सॉरी, ये था हमारा बेयरिश वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ओपन था हाई वाली जगह और क्लोज था लो वाली जगह। तो ये थी हमारी एक बेयरिश कैंडल, राइट। अब बुलिश कैंडल की बात करते हैं। तो बुलिश कैंडल में भी अगेन हाई और लो होगा, लेकिन जो ऊपर है ना वो नीचे की तरफ हुआ होगा और क्लोज ऊपर की तरफ हुआ होगा। सो ये है हमारा बुलिश वाला कैंडल।
तो इसको समझना थोड़ा सा कठिन लगता है कुछ लोगों को, क्योंकि जो कैंडल स्टिक है ना हमारा, वो बहुत ही बढ़िया दिखता है, मतलब आंखों को एकदम कहते हैं ना बहुत ही अच्छे से पिक्चर को ये दर्शाता है। और कोई भी एक बार में देखेगा कैंडल स्टिक को और बता देगा कि यार दिन कैसा था, बुलिश था, बेयरिश था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें लोग आपको बता देंगे बाय लुकिंग एट कैंडल स्टिक। लेकिन बार चार्ट्स को पढ़ना वहीं पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो विजुअलाइजेशन है ना वो इतना प्रॉपर नहीं होता है इसमें। और कुछ डिफरेंसेस मैं अब आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंसेस रहे हैं बार चार्ट और कैंडल स्टिक के ऊपर। सो बेसिकली दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बार चार्ट्स है ना उसको इन्वेंट किया गया था अमेरिका के अंदर। तो जो बार चार्ट्स हैं वो एक अमेरिकन टूल है। वही अगर हम बात करें कैंडल स्टिक की, तो कैंडल स्टिक को इन्वेंट किया गया था जापान में, राइट। और अगर कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों यही है कि जब बार चार्ट्स स्टार्टिंग में आए थे ना, तो बार चार्ट्स में ये 4 प्राइस डेटा पॉइंट्स नहीं हुआ करते थे। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये 4 डेटा पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या हुआ करता था बार चार्ट्स में, पहले ये ओपन प्राइस नहीं हुआ करता था, क्योंकि ओपन को कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था टेक्निकल एनालिस्ट या ट्रेडर्स के द्वारा। तो ओपन प्राइस पहले होता ही नहीं था, पहले हाई, लो और क्लोज ये 3 डेटा पॉइंट्स हुआ करते थे। लेकिन जब बाद में कैंडल स्टिक को सक्सेस मिला, पूरी दुनिया में लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया, तो जो टीए प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने रियलाइज किया कि इसको जो ओपन प्राइस है ना इसको हम बार में भी डाल सकते हैं। तो बार चार्ट्स में फिर ओपन प्राइस को भी ऐड कर दिया गया, और अब जो हम बार चार्ट्स देखते हैं उसमें हमें ये चारों पॉइंट्स मिलेंगे, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कैंडल स्टिक और बार चार्ट्स में, और आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। और बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक को यूज करते हैं, लोग बार चार्ट्स को यूज नहीं करते हैं। और मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोगों को ये बार चार्ट्स को यूज करने में प्रॉब्लम आएगी। सो अभी मैं आपको जो भी पैटर्न्स बताऊंगा ना वो बहुत ही इजी टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है और इन पैटर्न्स को ढूंढना है इन बार्स के अंदर। चलिए बात करते हैं उन पैटर्न्स की। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बार चार्ट पैटर्न्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये पैटर्न्स आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा खासा वेटेज है इन पैटर्न्स का। सो इनको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने पैटर्न्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है: 1 बार रिवर्सल, 2 बार रिवर्सल, मल्टी बार रिवर्सल, वोलेटिलिटी बार एंड इंट्राडे बार पैटर्न। ये 5 टाइप के पैटर्न्स में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। सो ये जो पैटर्न्स मैंने मेंशन किए हैं ना इस स्लाइड में, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ये पैटर्न्स आपको पढ़ने ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं और ये एग्जाम में आ सकते हैं, और आपको इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के ऊपर, मतलब चार्ट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे कि कौन सा पैटर्न कैसे बनता है, उसका क्या एंट्री है, क्या एग्जिट है, क्या स्टॉप लॉस है, ये सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं 1 बार रिवर्सल की। इसको बोला जाता है रिवर्सल बार, क्लाइमेक्स, टॉप या बॉटम रिवर्सल बार, या की रिवर्सल बार ये भी बोला जाता है। तो 1 बार रिवर्सल कैसा दिखता है उसकी बात करते हैं। सो दोस्तों ये बियरिश 1 बार रिवर्सल है, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि ये 1 बार रिवर्सल है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही बार लगेगी। तो जो फर्स्ट वाला कैंडल है ना उसको हम पहले देखते हैं। जो फर्स्ट वाला कैंडल है वो आई थिंक एक बुलिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओपन लेफ्ट हैंड साइड पे है ना वो लोअर एंड पे है, और ये जो हाई बना है हमारा वो हायर एंड पे है, राइट। सो यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन जो दूसरा कैंडल बना वहां पे ओपन हुआ हमारा ऊपर की तरफ, क्लोज हुआ नीचे की तरफ, तो ये एक रेड कैंडल है। और ये जो सेकंड वाला कैंडल है ना ये अपने आप में ही एक रिवर्सल को दर्शा रहा है। दैट इज व्हाई वी से 1 बार रिवर्सल। तो ये होता है हमारा 1 बार रिवर्सल, ये सिंगल कैंडल है, इसने हमें रिवर्सल को दर्शा दिया, राइट। अब बात करते हैं 2 बार रिवर्सल की। अब 2 बार रिवर्सल को बोला जाता है पाइप फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक पाइप की तरह दिखता है, और ये जो 2 कैंडल्स है ना ये 2 कैंडल्स मिलके बनाते हैं 2 बार रिवर्सल को। अभी मैं आपको चार्ट्स पे नहीं समझाऊंगा प्रैक्टिकली इन पैटर्न्स को, क्योंकि ये पैटर्न्स अगर आप चार्ट्स पे अभी समझेंगे ना वीडियो में तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मैं आपको थ्योरेटिकली ही समझा रहा हूँ कि ये पैटर्न्स कैसे होते हैं। आपको ये लाइव प्रैक्टिस करना है चार्ट्स के ऊपर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। ये वाला पैटर्न मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। सो अभी सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये कि ये जो बुलिश 2 बार रिवर्सल है ना ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है ना वो बेयरिश कैंडल है, क्योंकि जो ओपन लेफ्ट हैंड साइड पे ये हुआ है
इस वाली कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में वो ऊपर की तरफ हुआ है, क्लोज नीचे की तरफ हुआ है, तो ये एक रेड कैंडल है। वहीं दूसरी जो कैंडल है ना, उसका ओपन नीचे की तरफ है, क्लोज ऊपर की तरफ है, मतलब ये एक ग्रीन कैंडल है हमारी। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो कैंडल है ना, उसने हमें दर्शाई बुलिशनेस, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल जब ये दोनों मिलेंगी ना, तब हम बोलेंगे यार कि ये 2 बार रिवर्सल है। और यही सेम चीज बेयरिश 2 बार रिवर्सल में भी हुई है। जो फर्स्ट कैंडल था वो बुलिश था, सेकंड वाला बेयरिश था, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा। तो ये था हमारा 2 बार रिवर्सल, बुलिश और बेयरिश। अब हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसा एक टूल ढूंढना है जिससे आप इन चीज़ों को ड्रॉ कर सकें। तो लेट मी फाइंड इट, मुझे खुद ढूंढने दीजिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसा ज़्यादा किया नहीं है इस चीज़ को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली ये ब्रश ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, या एक रेक्टेंगल को हम ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमें। तो अभी हमारा काम है एक बुलिश रिवर्सल को ढूंढना या एक बेरिश रिवर्सल को ढूंढना। सो मुझे एक तो मिल गया है और मैं उसको ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो ये वाला जो है, आई थिंक ये एक रिवर्सल पैटर्न है, 2 बार रिवर्सल पैटर्न। और ये जो है ना, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। आई होप ये आपको विजिबल होगा, अगर नहीं भी हो विजिबल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें भाई घर पे, है ना। तो अभी ये जो है मेरे ख्याल से ये एक 2 बार रिवर्सल है, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल था वो ग्रीन था, सेकेंड वाले ने सीधा सीधा एनगल्फ कर दिया और उसके बाद जो मार्केट है वो नीचे की तरफ भी गया। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे बेरिश वाला, बेरिश 2 बार रिवर्सल। इस तरीके से आप बुलिश भी ढूंढ सकते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक इसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस लगेगी। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होंगे पैटर्न्स। सो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस पार्ट। सो हमने अब बात करी 2 बार रिवर्सल की। अब हम बात करते हैं एक और पैटर्न की जिसका नाम है हॉर्न पैटर्न। अब ये हॉर्न पैटर्न इसलिए बोला क्योंकि ये जो छोटा वाला आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये एक हॉर्न की तरह लगता है चार्ट के ऊपर, इसी वजह से हमने इसको हॉर्न पैटर्न बोल दिया। और हॉर्न पैटर्न में भी दोस्तों 2 बार रिवर्सल जैसा ही है ये, बस हॉर्न पैटर्न में एक डिफरेंशिएशन है, और वो डिफरेंशिएशन है छोटा सा कैंडल। तो अभी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कैंडल है वो ट्रेंड को हमें दर्शा रहा है, फर्स्ट और सेकंड कैंडल, मतलब जो प्रीवियस ट्रेंड था वो डाउन है। और ये वाला जो सेकंड कैंडल है ना, ये एक बेरिश कैंडल है, राइट। और फिर इसके बाद थर्ड कैंडल जो है वो एक डोजी टाइप का कैंडल बना, फिर जो फोर्थ कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ट्रेंड बदल गया। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा कैंडल आया है दो बड़े कैंडल्स के बीच में, इससे आप इस हॉर्न पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनसाइड बार पैटर्न की। ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो दोस्तों इनसाइड बार पैटर्न में क्या होता है कि जो प्रीवियस ट्रेंड था वो तो डाउन था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो बार बना ना, ये फर्स्ट वाला बार बहुत बड़ा था, जिसको हम वाइड बार भी बोलते हैं, और या सिंपल भाषा में हम बोलेंगे बड़ा कैंडल या बड़ा बार, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला बार था वो बड़ा था और जो सेकंड वाला था वो छोटा था, मतलब नैरो रेंज वाला बार था, है ना। तो पहले बना वाइड बार, फिर बना नैरो बार, और उसके बाद स्टॉक जो है वो ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम लोगों ने इसको बोला इनसाइड बार, क्योंकि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के अंदर था, ठीक है। फिर उसके बाद ये थर्ड कैंडल पे ब्रेकआउट आया, तो इसी वजह से इसका हमने नाम रख दिया बुलिश इनसाइड बार। सेम केस आप देख सकते हैं बेरिश इनसाइड बार में भी। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बड़ा था, सेकंड कैंडल छोटा था, फिर एक ब्रेकआउट आया और जो डायरेक्शन थी वो बदल गई। फिर आउटसाइड बार पैटर्न भी बिल्कुल ऐसे ही दिखता है दोस्तों। यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है ना, ये कैंडल स्टिक में एनगल्फिंग पैटर्न जो है उससे बहुत मैच करता है। तो फर्स्ट कैंडल छोटा था यहाँ पे, सेकंड कैंडल बड़ा था, और सेकंड कैंडल ने बड़े वाला जो छोटा वाला कैंडल है ना उसको पूरी तरीके से एनगल्फ कर दिया, है ना, पूरी तरीके से छुपा लिया। तो इसी वजह से हमने इसको बोला आउटसाइड बार पैटर्न, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है ना उसके बाहर बनाई है, उसकी रेंज के बाहर बनाई है, इसीलिए आउटसाइड बार नाम रख दिया गया इसका। ये बुलिश में भी बनता है, बेरिश में भी बनता है। अब बात करते हैं हिक्काके पैटर्न की। हिक्काके एक ऐसा इनसाइड बार सिग्नल है जो कि फेल हो जाता है और फेल होके एक सिग्नल बन जाता है। तो जापानीज में जो है ना, हिक्काके का मतलब होता है ट्रैप करना या ट्रिक करना। मतलब ट्रैप में जो लोग फंस जाते हैं ना उसको हम बोलते हैं, ट्रैप नाम के शब्द को बोलते हैं हिक्काके इन जापानीज। सो ये कब अकर होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी ब्रेकआउट जो है ना वो फेल हो जाता है और उसके बाद जब प्राइसेस दूसरी दिशा में गिरने लगते हैं तब ये अकर होता है। तो
कैसा दिखता है ये वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जो सेकंड कैंडल है ये हमें दर्शा रहा है एक इनसाइड बार को, ठीक है। फर्स्ट वाला कैंडल था वाइट था, सेकंड वाला इनसाइड कैंडल था, छोटा कैंडल था, नैरो रेंज वाला कैंडल था। और इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया तो एक कन्वेंशनल बाय सिग्नल आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो ब्रेकआउट था वो फेक था और यहाँ पे स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा और जैसे ही इनसाइड बार के इस लो को ब्रेकआउट मारा, यहाँ पे ये जो फेलियर है ना, यहाँ पे एक सेल पैटर्न हमें बनता हुआ दिख गया। तो ये जो सेल का जो सिग्नल आया हमें, उसको हम बोलेंगे यार कि ये हिक्का के सेल है, ठीक है। तो हिक्का के में बाइंग के सिग्नल भी मिल सकते हैं, सेल के सिग्नल भी मिल सकते हैं। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो आई थिंक आपको इस पैटर्न को अच्छे से समझना चाहिए और प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखोगे आप तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं मल्टी बार रिवर्सल की। मल्टी बार रिवर्सल वो टाइप के रिवर्सल्स होते हैं जहाँ पे 2 से ज़्यादा बार्स का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्सल बार या क्लाइमैक्स या टॉप या बॉटम रिवर्सल बोल सकते हैं या की रिवर्सल बार बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बार्स का इस्तेमाल हो रहा है पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस पैटर्न है मल्टीपल बार में जिसका नाम है शार्क पैटर्न। तो ये एक 3 बार पैटर्न है, मतलब 3 कैंडल बोल लो या 3 बार बोल लो। बार चार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम कैंडल नहीं, हम बार ही यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी मेरे मुंह से कैंडल निकल जा रहा है तो उसके लिए आई एम वेरी मच सॉरी। पर जो ये वाला पैटर्न है वो 3 बार पैटर्न है, मतलब 3 बार्स का यूज हुआ है इसमें। जो सबसे ज्यादा रिसेंट बार होती है ना इसमें, वो सबसे ज्यादा छोटी होती है प्रीवियस बार से। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसी दिखती है। तो बेसिकली दोस्तों, शार्क पैटर्न में क्या होता है कि जो पहली वाली बार है वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो इसके बाद वाली जो बार है वो उससे छोटी होगी और जो थर्ड वाली बार है वो सबसे ज़्यादा छोटी होगी, राइट। सो ये बेसिकली एक टाइप का बेस बन रहा है और इसको हम शार्क पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप शार्क के चेहरे को देखेंगे ना, ये शार्क की जो बॉडी है उसको अगर आप देखेंगे तो एक वी शेप का एंगल आपको दिखेगा और यहाँ पे भी आपको एक वी टाइप का एंगल बनता हुआ दिखेगा, राइट। ऐसा माना जाता है कि शार्क जब भी किसी को टक्कर मारेगी तो वो आदमी ऊपर की तरफ फेंकाएगा या नीचे की तरफ फेंकाएगा। तो यहाँ ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आए तो बाय करना है, नीचे की तरफ आए तो सेल करना है। और ये जो वाइड वाली कैंडल है ना, सबसे बड़ी वाली कैंडल है, ये डिसाइड करेगी कि किस तरफ हमारा ट्रेड होना चाहिए, राइट। तो ये एक शार्क पैटर्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सो प्लीज प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकली और चार्ट्स पे देखिए कि कहाँ पे आपको ये पैटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी बार पैटर्न्स के बारे में। यहाँ पे वाइड रेंज, नैरो रेंज, NR4, NR7, ये 4 टाइप के पैटर्न्स हैं जो कि वोलेटिलिटी बार पैटर्न्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यार ये नैरो रेंज बार क्या होता है। बहुत बार सुन लिया नैरो रेंज ये होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, नैरो रेंज बार एक ऐसा बार है जो कि छोटा है, ठीक है। लेकिन कितना छोटा है, जो उसकी प्रीवियस कैंडल है ना उसके अंदर समा जा रहा है, इतना छोटा है। तो जो फर्स्ट वाला कैंडल है इस केस में, जो रेड कैंडल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और जो सेकंड कैंडल है ना वो इतना छोटा है कि फर्स्ट कैंडल के रेंज के अंदर समा गया। इसलिए हमने बोला यार ये नैरो रेंज बार है या इनसाइड रेंज बार है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। अब बात करते हैं वाइड रेंज बार की। तो वाइड रेंज बार जस्ट इसका उल्टा है। वाइड रेंज बार इतना बड़ा बार होता है कि वो मतलब जो प्रीवियस वाला कैंडल है ना उसके प्राइस एक्शन को कवर कर ले, एनगल्फ कर ले, तो उसको हम बोलेंगे वाइड रेंज बार। आई होप ये कंसेप्चुअल जो वर्डिंग है वो आपको क्लियर हुई होगी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बनी होगी। अब बात करते हैं NR4 और NR7 की। NR4 और NR7 क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। NR का मतलब है नैरो रेंज 4 एंड नैरो रेंज 7। ये 2 टाइप के सिग्नल्स हैं जिनको डेवलप किया गया था टोनी क्रैबल के द्वारा, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने डेवलप किया था। और बेसिकली क्या होते हैं ये, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी बहुत ही जल्दी। लेकिन ये जो NR4 और NR7 है ना, ये बेसिकली एक तरीके से वोलेटिलिटी पैटर्न है, क्योंकि ये ऐसा दर्शाते हैं कि यार जब भी वोलेटिलिटी कम होगी उसके बाद हो सकता है वोलेटिलिटी बढ़ जाए ब्रेकआउट के बाद। तो ये बेसिकली थोड़े से वोलेटिलिटी बेस्ड वाले बार्स हैं हमारे, और इसी वजह से ये NR4 और NR7 हमारे वोलेटिलिटी बार्स के अंदर आते हैं। अब ये कैसे दिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, NR4 कुछ इस टाइप का दिखेगा, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल्स जो है ना, ये 4 कैंडल्स इसमें बनेंगी। और जो चौथी कैंडल होगी ना वो सबसे छोटी होगी। इन चारों कैंडल्स में सबसे ज्यादा छोटी कैंडल होगी 4th। और जिस तरफ ब्रेकआउट आया
जिस भी तरफ ब्रेकआउट आया आपको उस वक्त उस डायरेक्शन में करना है बाय। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वोलेटिलिटी वाला सेटअप इसलिए है क्योंकि ये जो 4 कैंडल्स है ना, ये हमें दर्शा रहे हैं कि वोलेटिलिटी कम है, और जो 5वीं कैंडल है ना, जब वो ब्रेकआउट देगी तो वो ऐसा दर्शाएगी कि वोलेटिलिटी अब बढ़ सकती है किसी डायरेक्शन में। तो अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है तो बाय करना है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ है तो सेल करना है। बहुत सिंपल है ये। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4th कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिंडा ब्रैडफोर्ड रस्किन, इन्होंने एक और मेथड को डिजाइन किया था, और ये टोनी जो क्रेबल है ना, टोनी क्रेबल की मेथड के ऊपर इन्होंने कुछ एडिशनल रूल्स लगा दिए थे वोलेटिलिटी के, और उससे ये लोग ट्रेडिंग किया करती थी। तो अब इन्होंने क्या किया था कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी वगैरह कैलकुलेट करी यहाँ पे, और अगर 6 दिन की जो वोलेटिलिटी है वो 50% कम है 100 डे वोलेटिलिटी से, तो जो कंडीशंस है वो राइट है NR4 को ट्रेड करने के लिए या इनसाइड डे सिग्नल को ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप इस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो लिंडा ब्रैडफोर्ड रस्किन, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, और टोनी क्रेबल की बुक को भी पढ़ सकते हो आप। लेकिन जो लोग बार चार्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहते वो बेसिकली इन पैटर्न्स को बस समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिकली चार्ट्स पे ढूंढने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं NR7 पैटर्न की। अब NR7 पैटर्न दोस्तों अगेन एक नैरो रेंज वाला पैटर्न है। तो यहाँ पे जो 7 कैंडल्स हैं ये हमें दर्शा रही हैं नैरो रेंज को, और 7वीं कैंडल सबसे ज़्यादा छोटी होगी, सबसे ज़्यादा छोटी कैंडल। अब इस कैंडल के ऊपर अगर ब्रेकआउट आए तो आपको बाय करना है, इस कैंडल के नीचे ब्रेकआउट आए तो आपको सेल करना है। बहुत ही सिंपल है ये, हो सकता है आपको प्रैक्टिकली ढूंढने में बहुत ईजिली मिल जाए। तो आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ये पैटर्न्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि यार हम याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, लेकिन भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, और ये NR4 और NR7 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वोलेटिलिटी वाली जो पैटर्न्स है ना, ये वोलेटिलिटी बार पैटर्न्स, ये पूरा कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चन तो आ ही सकता है मेरे ख्याल से, तो इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं इंट्राडे बार पैटर्न्स के बारे में। सो ओपनिंग रेंज एक बहुत ही फेमस पैटर्न है इंट्राडे का, और ओपनिंग रेंज में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली दोस्तों ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करके एक मेथड है जिससे ट्रेड किया जाता है मार्केट जब ओपन होता है उस समय। सो बेसिकली ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इट इज द रेंज ऑफ अ डेली बार दैट फॉर्म्स इन अ फर्स्ट फ्यू मिनट और आवर ऑफ द ट्रेडिंग डे। सो ये कैसे काम करता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली जो मेथड है ना, ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ चार्ट्स के ऊपर। सो बी रेडी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैंडल स्टिक पे चले जाते हैं, क्योंकि बार्स आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आते, मुझे भी नहीं आते। हमने बोला था कि हम इंट्राडे पैटर्न की बात कर रहे हैं, राइट। सो इंट्राडे पैटर्न के लिए हमें इंट्राडे चार्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट चार्ट्स का यूज़ किया। सो हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा काम करना है हमें। एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं। ये वाला आई थिंक बहुत ही बढ़िया दिन है और ये हमें अच्छा सिग्नल दे सकता है। सो अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है या ओपनिंग रेंज पैटर्न जो है, इसको ट्रेड कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट 3 कैंडल्स है ना, उसका हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। सबसे पहले शुरू के जो दिन है ना, उसकी 3 कैंडल्स आपको पहचाननी है, और उन 3 कैंडल्स के हाई और लो इनको मार्क कर देना है। अगर लो पे ब्रेकआउट आता है, अगर लो साइड पे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो आपको क्या करना है, आपको करना है सेल। लेट मी जस्ट यूज दिस ब्रश। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आया तो आपका एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, राइट। तो यहाँ पे टेक्निकली आपको करना चाहिए सेल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सेल वाला सिग्नल है वो फेल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या हुआ देख, ये चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक और सिग्नल आया। यहाँ पे अब अपर वाली रेंज ब्रेक हुई, तो यहाँ पे आपको करना है बाय। अब आपने जो पहला वाला जो सेल मारा था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आए उसके ऊपर आपको रखना है अपना स्टॉप लॉस, या उसके नीचे रखना है आपको स्टॉप लॉस। थोड़ा सा इस चीज़ को भी मैं समझा देता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हुई। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो वाली जो रेड कैंडल है ना, जिससे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आई थिंक ब्रेकआउट आया था। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया मैं सेल मारूंगा, लेकिन जैसे ही पैटर्न फेल हो जाएगा मुझे एग्जिट करना पड़ेगा मेरे स्टॉप लॉस पे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई तो इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ तो मैं यहाँ पे कहीं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, लेकिन इस बार मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला आपको। तो बाकी पैटर्न्स की तरह ये भी एक प्रोबेबिलिटी वाला पैटर्न है, मतलब 100% गारंटी नहीं है कि भैया सही ही हो जाएगा हमारा पैटर्न। अब कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो वापस से बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको पहले ड्राइंग वगैरह मिटा दूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको करना क्या है, आपको इंट्राडे का कोई भी चार्ट खोल लेना है। 5 मिनट या 15 मिनट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंडिया के हिसाब से आई थिंक 5 मिनट का यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप यूएस मार्केट ट्रेड करते हो तो 15 मिनट वुड भी बेटर, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत लंबे समय के लिए खुले रहते हैं। तो पहली 3 कैंडल्स लेनी है, उनके हाई और लो को आपको मार्क कर देना है और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट है वहाँ पे आपको ट्रेड करना है। अब ये चीज़ मैंने आपको कैंडल स्टिक में समझा दी, लेकिन यही जो चीज़ है ना आप बार चार्ट्स में भी कर सकते हैं। और कैंडल स्टिक और बार बहुत सिमिलर दिखते हैं, इसी वजह से हमने इसको कैंडल स्टिक से समझ लिया। लेकिन ये बेसिकली एक ऐसा पैटर्न था जिसको बार चार्ट्स वालों ने डेवलप किया था, मतलब एक बार चार्ट वालों का पैटर्न है ये। और बार चार्ट्स की बुक में आपको ये पैटर्न मिलेगा, कैंडल स्टिक की बुक्स में आपको ये पैटर्न नहीं मिलेगा। ये भी एक ऐसा पैटर्न है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते भी हैं इसको ट्रेड। और ये चीज़ आपको एग्जाम में भी आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब ओपनिंग रेंज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली और यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल ले लिया एप्पल का 15 मिनट का। तो ये यूएस का स्टॉक है एप्पल, इसलिए हमने यहाँ पे 15 मिनट यूज़ किया और यहाँ पे मैंने अगेन वही रेंज को ड्रॉ किया। जैसे ही ब्रेकआउट आया तुरंत एंट्री बन गई हमारी ब्रेकआउट डायरेक्शन में। और इस टाइप से आप ट्रेड कर सकते हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए हमने उसको डिस्कस किया। अब दोस्तों जो कैंडल स्टिक चार्ट्स है ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है आपके तो प्लीज़ कमेंट करें हमें। यू कैन फाइंड अस एट इंस्टाग्राम, मेल कर सकते हैं आप। अगर आपके कोई सवाल हो तो यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, स्टॉक ब्रेन्स नाम से हमारा चैनल है। और अगर आप सीएमटी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नए हैं आप इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।